चलिए guys, welcome back friends, and again welcome back on a next on a fresh day, and let's resume with our lecture on chapter electrochemistry. In the last lecture I had taught you about the concept of equivalent weight and the concept of number of equivalents and the equivalence concept. मैंने ये सब बातें आपको पिछले लेक्चर में एलैबोरेट कर दी थी। वहां पर हमने देखा था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वहां पर हमने देखा था 1 फैराडे क्या होता है, वहां पर हमने देखा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं, और हमने अंत में इक्विवेलेंस कांसेप्ट को सीखा। मैं बिल्कुल वहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं, एंड टुडे वी हैव टू डील विद द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. And in order to analyze that quantitative aspect of electrolytic cell, Faraday has suggested us two laws. Faraday कौन? Michael Faraday, genius. उन्होंने कुछ दो laws हमें suggest कर रखे हैं. And let's begin with the quantitative aspect of electrolytic cell and those Faraday's law. सबसे पहले मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ को डिस्कस करूंगा. लेट्स बिगिन विद द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. चलिए, अब फैराडे ने क्या करा था? फैराडे ने तरह तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए थे, और उन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाकर वहां पर उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस को करा, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसने वहां पर कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे. उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखकर कुछ कंक्लूजन्स उसने कंक्लूड करे थे, और उन्हीं आधार पर उसने कुछ लॉज को सजेस्ट करा था, एंड वी कॉल इट एज फैराडेज लॉ. उसने ढेर सारे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे थे, तरह तरह का इलेक्ट्रोलिसिस करा, और उन इलेक्ट्रोलिसिस के आधार पर उसने कुछ लॉज सजेस्ट करे थे. बट राइट नाउ हमें उन लॉज को पढ़ने के लिए, उन लॉज को समझने के लिए उन एक्सपेरिमेंट्स को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट सफिशिएंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वी हैव गॉट सफिशिएंट नॉलेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दोज लॉज विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन. हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज है, इनफैक्ट हम इक्विवेलेंस कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो हमें उन एक्सपेरिमेंट्स को देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है. पर फिर भी मैं उन एक्सपेरिमेंट्स को बताऊंगा, वह एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो फैराडे ने करा था और किस तरीके से उसने अपनी बात को कंक्लूड करा था. चलिए, लेट्स बिगिन विद द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सबसे पहले फैराडे ने क्या करा होगा? फैराडे ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्ट्रक्ट करा होगा. किस तरीके से? उसने एक बीकर लिया होगा कुछ इस तरीके से, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करा होगा, कुछ इस तरीके से. चलिए, दैट इज माय बीकर फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट. यह बीकर है जो किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट से फिल है. हो सकता है वह इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में हो, किसी और मीडियम में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर यह एक इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है. और यहां पर उसने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंस्ट्रक्ट करा होगा, और यहां पर एक डीसी बैटरी को लगा दिया होगा. यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, ये हमारा एनोड साइड, यह है मेरा कैथोड साइड.
और यहाँ पर इन्होंने कुछ रोड्स को डाल दिया होगा। रोड्स माइट बी ऑफ एनी मेटल, उसने किसी भी तरह की रोड्स को लिया होगा। हो सकता है वह रोड्स सिल्वर की हो सकता है वह रोड्स कॉपर की हो सकता है वह रोड्स प्लैटिनम की हो, किसी भी तरह की रोड हो, उसने कुछ रोड्स ली हो और इस तरह से डिप कर दिया होगा, बैटरी लगा दी होगी और उसने इलेक्ट्रोलिसिस करा होगा। एंड after performing electrolysis, what he observed is the mass of the substance electrolyzed, mass of the substance electrolyzed we call it as M, is directly proportional to the current passed through that cell. यह जो मास यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा। देखिए खास बात, जितना मास एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा उतना ही मास कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो जितना मास इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा that must be directly proportional to the current passed into that cell. अगर ज्यादा करंट पास हुआ होगा तो ज्यादा मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 एम्पीयर का करंट पास करा और 5 एम्पीयर के करंट पास करने से वहां पर 10 ग्राम सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज हो रहा, तो हो सकता है जब मैं 7 एम्पीयर का करंट पास करूंगा तो हो सकता है वहां पर 14 ग्राम सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाए। जैसे जैसे करंट बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइज्ड, मास ऑफ सब्सटेंस दैट गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड वह भी बढ़ता जाएगा। दैट वाज हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जो सब्सटेंस मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट if time is kept constant. If time is kept constant. The second observation he observed is that mass is directly proportional to time if current is kept constant. अगर करंट को कांस्टेंट रखा जाए तो जो मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर मैं 5 एम्पीयर का करंट पास करता हूं सपोज 10 मिनट के लिए, तो वहां पर कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा, लेट्स सपोज वहां पर 14 ग्राम सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा। अब मैं 5 एम्पीयर करंट पास करता हूं 20 मिनट के लिए। पिछले केस में 10 मिनट के लिए पास कर रहा था, अब मैं 5 एम्पीयर करंट 20 मिनट के लिए पास कर रहा हूं, तो वहां पर जो मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा वह ज्यादा हुआ होगा। हो सकता है वह 25 ग्राम मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ज्यादा समय के लिए अगर करंट पास होगा तो वहां पर ज्यादा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा। और अगर टाइम कांस्टेंट रखा जाए, मतलब अगर 5 मिनट के लिए ही करंट को पास करा जाए और एक सिचुएशन में 2 एम्पीयर का पास करा जाए, एक सिचुएशन में 10 एम्पीयर का पास करा जाए, तो 10 एम्पीयर वाली सिचुएशन में मास वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ होगा। मतलब जो मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है वो करंट पर भी डिपेंड कर रहा है और कितने समय के लिए करंट पास हो रहा है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। नाउ if if current and time both are variable, दोनों ही वेरिएबल है, दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, then in that case हम कहेंगे mass is directly proportional to I into T। कब? जब वहां पर टाइम भी वेरिएबल है और करंट
करंट भी वेरिएबल है, इफ बोथ टाइम एंड करंट इज वेरिएबल, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर इस बात को लिखा जा सकता होगा मास वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। और अब हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है, हम इस बात को 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, इनफैक्ट फिजिक्स पढ़ते हुए भी 12th स्टैंडर्ड में ये बात हमने देखी। I करंट इज गिवन बाय Q अपॉन T, चार्ज पास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास होता है, दैट इज माय करंट। और यहां से मैं लिख सकता हूं I इंटू टी, मैं इनफैक्ट स्मॉल लेटर्स का उपयोग करता हूं, I, और यहां से मैं लिख सकता हूं आई टी इज इक्वल्स टू क्यू। मैं इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, what we'll get mass is equals to, mass would be directly proportional to Q, mass would be directly proportional to the charge passed through the circuit, passed through the cell। अगर वहां पर ज्यादा चार्ज पास हुआ होगा तो ज्यादा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कम चार्ज पास हुआ होगा तो कम सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ होगा। दैट मींस मास ऑफ दैट सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू द सर्किट। और अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाता हूं और एक कांस्टेंट लगा देता हूं, दैट इज Z, एंड वी मे राइट इट एज M is equals to ZQ, where Z is termed as electrochemical equivalent, chemical equivalent or electrochemical constant। That was Faraday's observation। फैराडे ने M is equals to Z क्यों लगा दिया, Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोल दिया। And Faraday suggested that the value of that Z, the value of that electrochemical equivalent would be fixed for a fixed substance। fixed substance के लिए Z की वैल्यू फिक्स्ड होगी। It is independent of the temperature, pressure or any physical parameters। किसी भी फिजिकल पैरामीटर पर इस Z की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। It will be fixed for a fixed substance। मैं इसी बात को लिखता हूं, the value of Z will be fixed for a fixed substance and is independent to any physical parameter। किसी भी फिजिकल पैरामीटर से इंडिपेंडेंट होगी। और ना केवल फैराडे ने ये बात कही, फैराडे ने अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए
अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए Z की वैल्यू को डिटरमाइन कर कर रख दिया। उसने तरह तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए, उसने तरह तरह के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उसने इस Z की वैल्यू को डिटरमाइन कर कर रख दिया। खास बात, जो काम फैराडे ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा करा था, वही काम हम विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम Z की वैल्यू को विदाउट एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रखा है, हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीख रखा है। हम उसी कंसेप्ट का यूज कर कर अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग मेटल्स के लिए इस Z की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। कैसे मैं बताऊंगा, बट उससे पहले यू फर्स्ट कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट इतनी बात को कॉपी कर लिया जाए। दैट वाज Faraday's first law of electrolysis, that is M would be directly proportional to the charge passed through the circuit। अभी ऑल्दो मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखवाई है, मैं भी इसकी स्टेटमेंट अंत में लिखवाऊंगा। पहले मैं Z की वैल्यू को डिटरमाइन करना सिखा देता हूं, तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए। चलिए, अब मैं इसी समय आपको इस Z की वैल्यू को निकालने का तरीका बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ा है, हम कहते हैं अगर किसी सर्किट में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, मतलब किसी सर्किट में 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, मतलब किसी सर्किट में 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास होता है, मतलब 965,000 कूलम्स ऑफ चार्ज पास होता है, तो हम कह सकते हैं वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वुड बी 1। अगर वहां से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, मतलब 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वहां पर कितने हुए? 1 हुए। ध्यान से समझेंगे। हमने, मैं यहां पर लिखता हूं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस is given by mass of substance upon equivalent weight। अब अगर वहां से 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास होता है, हम कहते हैं if चार्ज इज 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 965,000 कूलम्स। अगर वहां से उस सर्किट से, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इतना फैराडे ऑफ चार्ज पास होता है, मतलब 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1 हो गया, तो मास ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1 हो गए, तो मास ऑफ सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। जैसे मोल पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम होगा? 23 ग्राम। कैसे निकाला? एक सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है? 23। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर 1 मोल है तो कितना वजन होगा? जितना मॉलिक्यूलर वेट है, जितना एटॉमिक वेट है, उतना ही वजन होगा। सोडियम के लिए 23 ग्राम 1 मोल में।
अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का 1 मोल में 24 ग्राम। तो कैसे निकाला? याद करिए, मोल जिस तरीके से डिफाइन करा था उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को डिफाइन कराया था। जैसे हम मोल डिफाइन करते हैं वैसे इक्विवेलेंस डिफाइन करते हैं, बस मोल में मॉलिक्यूलर वेट आता है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में इक्विवेलेंट वेट आता है। अगर 1 मोल में 1 मोल ऑफ सोडियम है तो उसका कितना वजन होगा? 23 ग्राम। किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। अब मैं कह रहा हूं 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस है, तो उसका वजन कितना होगा? इसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और वैसे भी मैथमेटिकली भी यही है, ठीक है। तो हम कहते हैं मींस 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज m की वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स। बड़े ध्यान से देखा जाए, अगर वहां से 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास होता है, मतलब 1 इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा? इलेक्ट्रोवेलेंट वेट के बराबर सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज हुआ होगा। एक इक्विवेलेंस में कितना वजन है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर वजन है। अब मैं इसी एक्सप्रेशंस को इस इक्वेशन में रखता हूं, क्यू की जगह 1 फैराडे रखता हूं, m की जगह इक्विवेलेंट वेट रखता हूं। तो m is equals to z क्यू, तो m की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट ग्राम्स में, z हमें निकालना है और f इज 1 फैराडे, तो यहां से z की वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे, that would be the value of z, that would be the value of electrochemical equivalent, that would be the value of electrochemical constant। इस तरीके से हम z की वैल्यू को निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय 1 फैराडे। अगर हमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखा है और उसके लिए कहा जाए कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालकर बताया जाए, तो जिस सब्सटेंस का वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए, अपॉन 1 फैराडे कर दिया जाए, will get the electrochemical equivalent। वहां पर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मिल जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट इसे नोट कर लिया जाए, बड़े ध्यान से नोट करा जाए। और फिर मैं इसी समय कुछ सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल कर दिखाता हूं। किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकाला जाता है, मैं इसी समय कुछ सब्सटेंसेस का निकाल कर आपको सिखाता हूं। You please first copy down fast। चलिए अब लेट्स प्रोसीड। मैं कुछ सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल कर दिखाता हूं। यहां से मैं एक बात और बता देता हूं, यूनिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इस z की यूनिट क्या होगी? देखिए, मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड विल बी इन ग्राम्स एंड q द चार्ज विल बी इन कूलम्स। तो ग्राम्स पर कूलम्स या kg पर कूलम्स, कुछ भी लिया जा सकता है। मैं लिख भी देता हूं, इनफैक्ट मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। बड़े ध्यान से बातों को समझा जाए। सबसे पहले मैं यहां पर एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख देता हूं। यहां से हम लिख सकते हैं
M इज इक्वल्स टू जेड क्यू, और Z की वैल्यू हमने निकाल दी है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे इनटू Q, और हम इस Q की जगह we can also write it as I into T। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, I is current in amperes, T is time in seconds, यूनिट्स का बड़ा खास ध्यान रखा जाए, जो T होना चाहिए वो सेकंड्स में होना चाहिए, ना कि आवर्स या मिनट में, करंट एम्पियर में होना चाहिए, एंड मास इज द M is the mass of substance electrolyzed। That should be in grams। वैसे तो मास की यूनिट केजी होती है, पर हम यहाँ पर ग्राम्स भी ले सकते हैं और केजी भी ले सकते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो ग्राम्स, सॉरी एसआई यूनिट की बात करी जाए तो वह केजी होगी। फटाफट से कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं सब बातों को इरेज कर आपको अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यूज को निकालना सिखाता हूँ। कॉपी डाउन फास्ट। चलिए, अब इसी समय मैं इसकी पहले तो यूनिट लिख देता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले इसे इरेज ही कर देता हूँ। चलिए बड़े ध्यान से समझिए। हम इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है ये हम देख चुके हैं। पिछले लेक्चर से मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के 5 अलग अलग तरीके सिखाए थे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और मैंने बताया था अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड का यूज करा जाएगा। मैं उस एक्सप्रेशन को भी एक बार दोबारा लिख देता हूं, किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकालना देखते हैं। सबसे पहले यूनिट M इज इक्वल टू Z क्यू। M की यूनिट ग्राम्स, Z की निकालनी है, क्यू की कूलम्स। तो कूलम्स, सॉरी ग्राम्स per coulombs will be the unit of Z। Observe it, grams per coulombs। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन से निकालूंगा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे, तो यहां से भी ग्राम्स और कूलम्स, फैराडे क्या होता है 96500 कूलम्स, तो ग्राम्स बाय कूलम्स। यहां से निकाल ली जाए यूनिट, यहां से निकाल ली जाए, आंसर विल बी द सेम। अब नाउ इतनी बातें समझाने के बाद लेट मी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मैं इसी समय कुछ सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिखता हूं। चलिए, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लिखता हूं। किस तरीके से देखा जाए, हम इसी समय कुछ सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हम
हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट is calculated as m upon a b c n and d। इसी एक्सप्रेशन का यूज कर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। और z के लिए भी अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैराडे। तो सबसे पहला काम होगा इक्विवेलेंट वेट निकालना। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z को निकालेंगे। चलिए हम कहते हैं सब्सटेंसेस। यहां मैं सब्सटेंसेस लिखता हूं। यहां पर मैं इक्विवेलेंट वेट को लिखता हूं और यहां पर मैं z को लिखता हूं। अब अगर कहीं पर सोडियम किसी सेल में सोडियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सोडियम ऑब्टेन हो रहा है, कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या होगी? 4 सोडियम। हम कहते हैं सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो यहां पर N की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 23/1 और Z हो जाएगा 23/1 फैराडे, मतलब 96500। सिमिलरली हम कहते हैं अगर कहीं पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान मैग्नीशियम ऑब्टेन हो रहा है, कैथोड पर मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास 24 होता है और इसकी वैलेंसी 2 होती है या 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो यहां पर आ जाएगा 12। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा 12/96500। कहीं पर अगर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कैथोड पर कहीं एल्यूमिनियम का डिपोजिशन हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 27 और N होता है 3, तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 9। और अगर इक्विवेलेंट वेट 9 आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/96500। That would be the value of electrochemical constant और electrochemical equivalent Z। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, कहीं पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, कैथोड पर कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, तो हम कहते हैं कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5 और इसके लिए N की वैल्यू होती है 2। तो यहां से that would be the equivalent weight। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z निकालना है तो 63.5 upon 2 divided by 96500। That would be the value of Z। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक डिपॉजिट हो रहा है, जिंक का वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, कैथोड पर जिंक ऑब्टेन हो रहा है, तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट होता है 65, तो N होता है 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 65/2 और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z हो गया 65/2 अपॉन 96500। अगर किसी रिएक्शन में एनोड पर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन अधिकतर एनोड पर ही लिबरेट होती है, तो उस कंडीशन में वहां पर इक्विवेलेंट
वेट क्या होगा और वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, Z क्या होगा। देखिए हम कहते हैं Z कैसे मिलता है, सॉरी Z कह रहा हूं, H कैसे मिलता है, H2 2H plus combines with 2 electron to gives H2। इस तरीके से H2 मिलता है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 2, N की वैल्यू हो गई 2, दैट मीन्स 1, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया 1/96500। बड़े ध्यान से देखा जाए, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, कैथोड पर या एनोड पर कहीं पर भी, वैसे तो एनोड पर ही क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्लोरीन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, देन तो क्लोरीन गैस कैसे लिबरेट होती है, हम कहते हैं 2Cl minus gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट तो हो गया 71 और N हो गया 2 और इक्विवेलेंट वेट हो गया 71/2 अपॉन 96500। That is the electrochemical equivalent और that will be the equivalent weight। ये equivalent weight हो गया और Z जिसे हम electrochemical equivalent बोल रहे हैं, that will be 71/2 upon 96500। In that manner we used to calculate the electrochemical equivalent। मैं इसी समय कुछ और का निकालता हूं, सबसे पहले इथेनॉल का कॉपी कर लिया जाए, इतनी बात को देख लिया जाए, फिर मैं ऑक्सीजन का निकालकर बताता हूं, लिथियम का निकालकर बताता हूं। कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट से कॉपी कर लिया जाए। चलिए लेट्स प्रोसीड ऑन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आ रही है, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z क्या होगा एंड व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट वेट। दैट्स माय 8th। तो ऑक्सीजन गैस किस तरीके से लिबरेट होती है, हम कहते हैं 2O माइनस गिव्स O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हो गया 32, O2 का मॉलिक्यूलर वेट O का 16 होता है, O2 का 32, और कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से लिबरेट हो रहे हैं, 2, दैट विल बी 16, और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विल बी 16/96500। That would be my Z electrochemical equivalent। बड़े ध्यान से देख लिया जाए इस बात को। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, O2 तो 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, या बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप। N की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, मैं इसको सही कर देता हूँ। गुड गुड पॉइंट। तो यहाँ पर that would be 8 और
यहां पर भी। और अगर कहीं पर लिथियम एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिथियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिथियम इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है, तो वहां पर लिथियम किस तरह से होगा, इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी रिडक्शन होगा, Li प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Li। तो यहां पर लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 7 और N हो गया 1, तो यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा 7/96500। Observe it. In that manner, we used to calculate the electrochemical equivalent for different substances. हमें सिर्फ इस बात को देखना होगा ABCNV, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही होगा, ABCNV को देखना होगा, वहां से इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया जाए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद उसे 1 फैराड से डिवाइड कर दिया जाए, एंड विल सिंपली गेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो काम फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा करा, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेकर करा, हमने वही काम थ्योरेटिकली कर दिया, बैठे बैठे पेन पेपर पे कर दिया, थ्योरेटिकली विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। किसके आधार पर? बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस कंसेप्ट का उपयोग कर। नाउ यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपियां कर लिया जाए। और अब इसके बाद मैं कुछ नई टर्म्स को और इंट्रोड्यूस करता हूं, 2 नई टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, यू प्लीज फर्स्ट कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया।